नमस्कार अमित शाह जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। आज अगरतला में मैंने देखा कि हजारों की तादाद में लोग आपके रोड शो के लिए आए थे। तो जहां पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कि मार्जिन कम हो रहा है, लेकिन जिस तरह भीड़ें आई तो ऐसे लग रहा था कि बीजेपी जो है वो उनका चुनाव प्रचार जो है इट इज टचिंग अ कॉर्ड अमंग पीपल। तो आपके हिसाब से कि बीजेपी कहां पर है त्रिपुरा में? क्या भारी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं या फिर नेक टू नेक चल रहा है यहाँ पर? देखिए, हम त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं मानता हूं कि हम त्रिपुरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणाम इस बार लेकर आएंगे। तो ये अगर गठबंधन तय है तो जब गठबंधन इस तरह बन रहा है कि कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज मतलब एवरीबडी गेट टुगेदर टू डिफीट बीजेपी, ये एक सोची समझी अगर रणनीति है, तो क्या ये आप समझते हैं इसके लिए एक इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द बीजेपी? देखिए, आप पत्रकार हैं इसलिए इस तरह से सोच रही है स्मिता जी। मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं इसको अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मेरी पार्टी को इससे आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई अकेला लड़ नहीं चाहता। अगर ताकतवर हुए हैं तो हमने एक आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए और हमने 5 साल में जो करा है वो बताना चाहिए। जो हमने बताया अब तक के चुनाव परिणाम के अंदर, मैंने 4 रैलियां करी हैं, 3 रोड शो करे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आज का रोड शो का जो दृश्य मैंने देखा है, मैं कई बार त्रिपुरा आया, पार्टी अध्यक्ष के नाते भी आया हूं, कैंपेन में भी आया हूं, गृह मंत्री के नाते भी आया हूं और चुनाव के बगैर भी आया हूं, मगर ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। जी, वो मैंने देखा, भीड़ बहुत थी। लेकिन जो त्रिपुरा के जो लोग हैं वो अक्सर कहते हैं कि जो लोगों की जो सोच है वो सेंटर लेफ्ट है ज्यादातर। लेकिन पिछले इलेक्शन में आपने चलो पलटाई का जो नारा दिया था, उसके बाद क्या आपको लगता है कि विश्वास अभी भी लोगों का आपकी पार्टी पर है? देखिए, चलो पलटाई का नारा आप सरसरी तौर पर देख रहे हैं। हमने सरकार बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, मुख्यमंत्री बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, या पार्टी इन पावर बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं किया। हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था और आज हमने स्थिति को बदला है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए वामपंथी दलों से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। यहां पर कई सालों से वामपंथी दल सरकार में था, 5वां पे कमीशन इनको तनख्वाह में दिया जाता था। हमने आने के बाद 7वें पे कमीशन को देने का काम किया और बजट भी अच्छे करे हैं, कल डेफिसिट बढ़ाए बगैर, तो रेवेन्यू जनरेट हुई। इसके साथ साथ हमने हिंसा को समाप्त करने का वादा किया था और हमने हिंसा को समाप्त किया है। हमने नशे के कारोबार को, जो बांग्लादेश से सीमाओं से आता है, उसको रोकने का वादा किया था। आज मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, हमने त्रिपुरा के अंदर नशे के कारोबार पर बड़ी कठोरता से नकेल कसी है और इसका जनता में एक अच्छा मैसेज है। और हम इस बार नारा लेकर आए हैं, त्रिपुरा शांत हो चुका है, त्रिपुरा में अब वायलेंस नहीं है, अब त्रिपुरा को समृद्ध बनाने का समय आया है। मोदी जी और माणिक शाह की ये डबल इंजन की सरकार ने वो वादे को पूरा करने के लिए भी अब तक बहुत कुछ किया है। पहले विप्लव देव जी ने किया, अब माणिक शाह जी कर रहे हैं। और मोदी जी का जो केंद्र गरीब कल्याण का थ्रस्ट है, वो गांव तक परकोलेट हुआ है। माणिक जी और विप्लव जी को आपने जो चेंज किया, उससे एक इमेज भी जाता है कि कंट्रोल सब दिल्ली से होता है।
अब आप इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकती है, परंतु ये पार्टी का सिस्टम है और कंट्रोल करने के लिए कोई बदलाव नहीं होता है। किसी भी कार्यकर्ता का ज्यादा उपयोग करने के लिए बदलाव होता है। तो कभी न कभी कोई राज्य से सेंटर में ही है। आज हमने विप्लव देव जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया है, हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाया है जो दिल्ली के मुहाने पर है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय मंत्री भी बनाया है। तो वो केंद्र की राजनीति में अपना अच्छे से योगदान दे रहे हैं। त्रिपुरा की राजनीति में भी माणिक शाह जी के साथ रहकर उनको सहायता कर रहे हैं जी। तो इसको कोई इस प्रकार के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। अखिल भारतीय पार्टियों को जब राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता को सेंटर पॉलिटिक्स में ले जाते हैं। मैं मानता हूं ये प्रमोशन है, इसको और कोई दृष्टि से नहीं देखना जी। प्रद्युत जी जो है वो तिपरा मोथा की तरफ से वो बहुत किंग मेकर जैसे उनका इमेज बन गया है कि अगर हंग असेंबली होते हैं तो वो किंग मेकर बनेंगे। मीडिया भी उनकी तरफ क्यूरियोसिटी हंग बननी ही नहीं है, फिर क्या है कोई इस विषय का चर्चा करे। हंग नहीं बननी है। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 12 बजे के पहले क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसियां छोटी हैं, 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में 2 और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आपके हिसाब से उन दोनों राज्यों में भी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको व्हाट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट? देखिए, समग्र उत्तर पूर्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उत्तर पूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति है। कई सारे उग्रवादी संगठन थे, कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौता किया है। बोडोलैंड का समझौता हुआ, आरबी जनजातियों के साथ समझौता हो गया हमारा। यहां पर त्रिपुरा में ब्रू और रियांग अमानवीय तरीके से 40,000 परिवार 20-25 साल से 25 साल से ज्यादा समय से रहते थे, उनको सेटल कर बसाया गया। यहां पर भी NLFT के साथ समझौता किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। तो जो उत्तर पूर्व को पहले ब्लॉकेड, बम धमाके, इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था, आज इसकी जगह वहां रोड बन रहे हैं। सभी राज्यों में रेल पहुंचने को आई है, सभी राज्यों में एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। जहां एक एयरपोर्ट था वहां त्रिपुरा जैसे राज्य में दूसरा भी हम बना रहे हैं। तो ढेर सारा विकास का काम नॉर्थ ईस्ट को इससे विकास से युक्त बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और 8 साल के कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम। आजादी से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंसी नहीं रही है। और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहां आना है। इसके साथ साथ कोरोना के समय से जो परंपरा शुरू हुई है फ्री चावल देने की, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को प्रतिशत आबादी के प्रतिशत में हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है। और आज नॉर्थ ईस्ट के गरीब को यह मालूम गया है कि मेरे घर को कंप्लीट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज होती है उत्तर पूर्वी राज्यों में। मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो अगर मिट ना जाए, उसको प्रिजर्व करके रखना, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, ये बहुत एक सेंसिटिव मसला है। तो मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर ये इशू उठ रहा है? नहीं, मगर उनको अब तो 9 साल में परिचय हो गया है। मीडिया जो हमारे लिए अफवाहें फैलाता था कि हम आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, आपकी भाषाएं चली जाएगी, उल्टा मोदी जी के आने के बाद लोकल लैंग्वेजेस और स्ट्रेंथी हो गई और मजबूत हो गई। अब प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होने लगी है। और इतना ही नहीं, कई सारी बोलियां जैसे मणिपुरी है, जैसे यहाँ की बोली है, त्रिपुरा की, कई सारी बोलियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है। बोडोलैंड में भी उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा होने लगी। तो उनकी आइडेंटिटी को और
मुखर कर मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक भी राष्ट्रीय पर्व ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं किया है। उनके लिए देश भर के अंदर स्वीकृति बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए कई पत्रकार एनालिसिस करते करते आर्टिकल लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूं कि भाई नरेंद्र भाई ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने रेलवे से उत्तर पूर्व को जोड़ दिया। ये तो किया ही है प्रधानमंत्री जी ने, मगर प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो उत्तर पूर्व और बाकी के भारत के हिस्सों के बीच में जो मन की दूरी थी उसको समाप्त कर दिया है। आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन से लगता है कि भारत के बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है, यहाँ भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए। नागालैंड में भी ईस्टर्न नागालैंड में कुछ लोगों ने उकसा कर इलेक्शन का बहिष्कार करने का ऐलान करवाया था। अभी एएनपीओ ने विड्रॉ किया, उन्होंने कहा हमें मोदी जी पर भरोसा है। तो यही बताता है कि अब ये चीजें नहीं चलने वाली। तो वो जो अकॉर्ड है उसका अभी तक वो सुलझ नहीं पाया अभी तक। देखिए सुलझ नहीं पाया है। अकॉर्ड किस चीज के लिए होते हैं? अकॉर्ड हिंसा बंद करने के लिए होते। हिंसा तो बंद ही हो गई है, सीजफायर है ही, और इस पर डिस्कशन चल रहा है। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जब इलेक्शन होते हैं हमेशा जो ये बातें चलती हैं कि सीएए एनआरसी को लेके, लेकिन इस बार ये 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस महीने और सीएए एनआरसी की बात ही नहीं उठ रही। आप भी नहीं उठा रहे और ऑपोजिशन भी नहीं उठा रही। नहीं, हमारा उठाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल 6 और इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा है, इसलिए इससे प्रभावित ही नहीं होता है। सर, जनजाति लोगों की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह दूर किया हुआ है बीजेपी ने, और ऐसा आपको क्यों लगा है कि जो जनजातीय समुदाय है बीजेपी को वोट देगी इस बार? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जनजातीय समुदाय की बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो मन से वो उनकी स्वीकृति चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े प्यार से जनजातियों को गले लगाने का काम किया है। इतने सालों के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति जनजातीय समाज से बनी है। इतने सालों के बाद पहली बार जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन के पर मनाया जा रहा है। इतने सालों के बाद 1857 से पहले से जिन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए योगदान दिया, इसके 10 बड़े बड़े म्यूजियम 200 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं। एकलव्य स्कूल लगभग 300% बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको लगता है कि ये सरकार हमारे लिए सोच रही है। इसके साथ साथ देश भर के जो गरीबों को फायदा हुआ, वो पूरा फायदा जनजातीय समाज को किसी भी भेदभाव के बगैर मिला है। मैं स्पष्टता से कह सकता हूं, कांग्रेस के शासन में नहीं होता था। आज गरीबों को घर मिल रहा है, तो क्योंकि जनजातीय समाज में सबसे ज्यादा गरीबी थी, सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ है। घर में पानी पहुंच रहा है, उनके घर में बराबर पहुंच रहा है। गैस का सिलेंडर मिला है, उनको भी मिल रहा है। 5 लाख तक का हेल्थ का कार्ड मिल रहा है, तो उनको भी मिल रहा है। मुफ्त चावल उनको भी मिल रहा है। ढेर सारी चीजें जो मोदी जी ने आम गरीबों के लिए की, इसका किसी भी भेदभाव के बगैर उसका फायदा जनजातियों को मिला है। और जनजाति को भी अब विकास का अनुभव होने लगा है कि हमें गुमराह कर कर, झगड़ा लगाकर हाथ में हथियार थमा दिए गए, मगर हमारा कल्याण नहीं हुआ, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आज शांति के कारण डेवलपमेंट संभव हुआ है। शांति के कारण जनजाति के बच्चों का शिक्षा समाप्त हुआ है, और शांति के कारण रोजगारी भी बढ़ी है। और ये जो नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, विकसित नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत में इंजीनियरिंग अजूबा माने जाएंगे। इस प्रकार के डबल डेकर ब्रिज नॉर्थ ईस्ट के अंदर बने। 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी रेल और एयर इससे जुड़ जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है जी। आप मिलिटेंसी की बात करते हैं तो मैं अब दक्षिण की ओर रुख करती हूँ। आप शनिवार को आप कर्नाटका में थे और आपने पीएफआई की बात की।
कि बीजेपी की सरकार है जिसने पीएफआई को बैन किया, और थोड़ा सा उसमें विवादास्पद बयान ये भी था कि कांग्रेस जो है वो पीएफआई को उकसा रही थी। तो वहां पर जो कर्नाटका के जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो इस बात से काफी नाराज हैं कि ये टिपिफाई किया आपने कि कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ऐसा नहीं किया कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस है, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या, या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। पर इतने साल क्यों मतलब सब जानते थे, खासकर कर्नाटका में सब जानते थे कि पीएफआई जो है वो टेररिज्म के साथ थी। देखिए, एक समय था जब पीएफआई दक्षिण कर्नाटक और केरल का प्रॉब्लम था। जब हमने बैन लगाने का फैसला दिया इस वक्त कि पीएफआई ने देश भर में अपना काम फैलाने का शुरुआत भी कर दी, काफी हद तक फैला भी चुके थे। और कुछ इस प्रकार की एजेंसियों के पास सूचनाएं भी आई जिसमें देरी करना या अंका का लाभ देना ठीक नहीं था। इसलिए हमने इस पर निर्णय किया और कठोरता के साथ बैन लगाया है, और बहुत अच्छे तरीके से समाज में कोई रिएक्शन आइदर और साइड से नहीं आया। जी, आप पुत्तूर गए थे और वहां पे आपने भारत माता मंदिर का उद्घाटन भी किया था। ये दूसरा है शायद भारत माता मंदिर। तो वहां पे चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है अमित शाह जी ने, और एक कॉकटेल बना रहे हैं हिंदुत्व कम पेट्रियोटिज्म, इस सब का मिला के। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत माता का मंदिर कोई जो बनाता है जिसमें तात्या टोपे से लेकर सावरकर जी से लेकर एक्का तक, परमवीर चक्र एक्का तक की तस्वीरें लगी हैं, और भारत माता का मंदिर बनाने का जो प्रयास हुआ है, मैं आपको कहता हूं, आप भी कभी समय मिलिए तो जाइएगा, आप तो कर्नाटक से ही हैं। इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में वो मंदिर को इतना शांत, क्लीन और नीट बनाया है जिस ट्रस्ट ने बनाया है, मैं तो उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और अगर वो भारत माता के मंदिर में जाने से मुझ पर कोई आरोप लगता है तो सभी आरोपों को मैं स्वीकार भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि आप अमित शाह जी और मोदी जितनी बार भी आए, कर्नाटका के लोगों ने तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी इस बार। चलिए, वो तो ऐसा ही कहेंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। मगर कर्नाटक के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं कर्नाटक 4 बार गया हूं विगत 2 महीने, 5 बार गया हूं विगत 2 महीनों में। मैं आपको बताता हूं, मैंने जनता की पल्स देखी है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखी है। वहां पर बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। तटीय और दक्षिण कर्नाटका में तो होड़ था ही बीजेपी का, लेकिन आप मानते हैं कि बाकी इलाकों में भी? नहीं, उत्तर कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक में भी मैं जाकर आया हूं। जी जी। और मैंने शुरुआत तो मांड्या से करी है। मांड्या में इतनी बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं हुई। तो मांड्या की जनता भी अब परिवारवादी पार्टियों से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करती है। मैं मानता हूं बहुत शुभ चिन्ह है कर्नाटक की राजनीति के लिए। जेडीएस जो है वो भी कह रही है कि हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं अमित शाह जी, लेकिन उनके पार्टी में भी तो इतने सारे लोग हैं जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। देखिए, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जो काम करते हैं ऐसे लोग मेरी पार्टी में भी है जी। मगर मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष उसके बाद उसी के परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, या तो पूरा का पूरा परिवार एमपी या एमएलए बन जाएगा। ये किस प्रकार की कंपैरिजन है?
पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने समाप्त कर दिया है। इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाले बचाव जनता के सामने रखकर आप परिवारवाद को छुपा नहीं पाओगे। आपने कश्मीर के बारे में भी ये कहा था जब आर्टिकल 370 पे जब हमने इंटरव्यू किया था, तब उस वक्त भी आपने कहा था कि परिवारवाद जो है वो खत्म हो जाएगा। आपने कश्मीर के बारे में भी ये कहा था जब आर्टिकल 370 पे जब हमने इंटरव्यू किया था, तब उस वक्त भी आपने कहा था कि परिवारवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, अब कश्मीर में नए नेता उभरेंगे। लेकिन अभी भी वहां पे अभी चुनाव ही कहाँ हुआ है, पर तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। तो तैयारी तो करने का सबको अधिकार है। जनता का मैंडेट देखिएगा। अब ये जो पंच सरपंच चुनकर आए हैं, इसमें से ही नया नेतृत्व इमर्ज होगा, वहीं से कश्मीर के नेता निकलेंगे। सर, जहां पर आप ऑपोजिशन की पार्टीज पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वहीं कांग्रेस जो है अब आप पर, आपकी पार्टी पर, आप पर नहीं, आपकी पार्टी पर मित्रता का आरोप लगा रही है कि मित्र, बीजेपी के जो मित्र हैं, अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और बीजेपी जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। जी, निर्मला जी ने भी कहा था संसद में कि हमें कांग्रेस से करप्शन के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, कि मतलब वो हमको जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने संसद में कहा था। लेकिन राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी, लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात शुरू हो गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक भी नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। जो इदारे हैं, जो सिस्टम है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में ही जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था, आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए। ना गए, वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, कुछ जांच भी कर ली। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि हर इलेक्शन से पहले ऐसे एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी होता है, पहले साल था। देखिए स्मिता जी, मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को इसका जवाब देने दीजिए। मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। इस बारे में मैं कम से कम अभी बात करना नहीं चाहूंगा। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब, ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई? देखिए, सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर कर बाहर आए हैं। जी, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने स्पीच में भी यही कहा था कि कीचड़ जो है, कमल जो है कीचड़ में ही उगता है, तो जितना मर्जी कीचड़ उन पर फेंका जाए, पार्टी और वो उभर कर आएंगे। लेकिन उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। पार्लियामेंट का डिस्कोर्स इतना खराब हो चुका है, शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री का पूरा देश सुनता है। जो सांसद को तय करती है ना, वो जनता पूरी सुनती है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली जाइए और मोदी जी के भाषण के पर कमेंट्स पढ़िए, पूरी जनता सुनती है। अब पॉलिटिकल
स्टैंड लेकर कुछ पार्टियां नहीं सुनना चाहती है, वो भी जनता देख रही है। पर उनकी जो वो कहते हैं कि जो हम तो अब पार्लियामेंट में, संसद में बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे शब्द भी एक्सपंज किए जाते हैं। नहीं, पहली बार एक्सपंज नहीं हो रहे जी। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स एक्सपंज शब्दों और वाक्यों से भरा पड़ा है। पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से बहस का स्थान है, और जब रूल्स के हिसाब से बहस करनी है तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में करनी पड़ती है। आपने भी कहा था जब अधीर रंजन जी ने पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया तो आपने कहा कि किसी भी सांसद जी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपने भी कहा, उस वक्त सब हंस पड़े क्योंकि वो शब्द जो है इतना अजीब लगा कि संसद में कोई वो शब्द कह रहा है। तो वो पर उसके बाद गाली गलौज भी शुरू हो चुकी है। आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? कि देखिए, मैं तो मानता हूं कि जनता सब कुछ देख रही है और जनता इवेल्युएशन भी करती है। अब इंडियन डेमोक्रेसी इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मैच्योर हो गई है कि वोट कास्ट करते वक्त ये सारी चीजों का संज्ञान भारत की जनता लेगी। पर संसद होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, क्या आपको नहीं लगता कि सभी पार्टियों को मिल बैठकर कुछ करना चाहिए? क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं ये सब देखकर, मतलब इट्स डिस्गस्टिंग। देखिए, हमें कोई परहेज नहीं है किसी के साथ बैठने के लिए, परंतु इनिशिएटिव तो सबने लेना पड़ेगा। जी। मैं अब जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 8 कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये बार बार जो चुनाव होते हैं, मतलब अब 12 महीने में 8 राज्यों में अगर चुनाव होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग द कंट्री, ये सब बैकसीट ले जाए, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ही चलता रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है, सभी दलों के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है, और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए। पर कब होगा? मतलब अब देखिए, इसमें सबसे चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, सबसे चर्चा कर कर ही ये हो सकता है, मगर प्रधानमंत्री जी के विचार रखते ही एक बहस तो छिड़ गई है। सब लोगों को लगता है कि हर साल चुनाव होना, हर महीने चुनाव होना, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। इसका एक ही समय निश्चित कर लिया जाए। प्रधानमंत्री राजस्थान गए थे। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये 4 बहुत बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हमें बता सकते हैं कि राजस्थान में क्या आप देख रहे हैं एक चेंज, जैसे आपने पलट का कहा था? नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये चारों राज्य, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। राजस्थान में ऑल्टरनेट चलता है, मुख्यमंत्री को लेकर हमेशा बहस होती है कि कौन बनेगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट में भी ऑल्टरनेट कहते थे, कुछ नहीं हुआ। हम नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भी फिर से रिपीट हो गए, असम में भी हो गए, तो अरुणाचल में भी हो गए, अब त्रिपुरा में भी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में आप नहीं समझते कि इतनी देर से बीजेपी की सरकार चल रही है, जो कांग्रेस है वो कहते हैं कि लोग ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं एक ही पार्टी। गुजरात में भी बहुत सालों से चल रही है। गुजरात में तो आपने पुरजोर कोशिश की, आप और मोदी जी, आप दोनों के होम स्टेट है, वहां पे तो जीतना ही था आपको। ऐसा नहीं होता है। जब जनता बोरियत महसूस करती है तो कोई नहीं जीता सकता, मगर नई नई योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लेकर जा रही है, इसका जनता स्वागत करती है। मोदी जी की लोकप्रियता का जनता स्वागत करती है, और मोदी जी ने देश को जिस जगह से जिस जगह पे पहुंचाया है उसका जनता स्वागत करती है। वो अप्रिशिएट करते हैं कि इस देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया है, और देश के सामने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ 60 करोड़ लोग जो आजादी के बाद छलावा हुआ महसूस करते थे कि संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो 60
करोड़ लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक बहुत पवित्रता के साथ सफल प्रयोग कर कर उनके जीवन स्तर को उठाया गया है। G20 जो चलने वाला है पूरे कंट्री में, यू हैव सो मेनी इवेंट्स, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जहां पर भारत को एक शोकेसिंग हो रही है, भारत के राज्यों की शोकेसिंग हो रही है, वहीं इसको एक इलेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्शन प्रोपेगेंडा या इलेक्शन कैंपेन के तौर पर, क्योंकि मोदी जी की छवि को लेकर सब जगह बात होगी और वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो मोदी जी के साथ आएंगे, तो इट विल बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस ऑल्सो। नहीं तो क्यों ना हो। अगर मोदी जी के समय में ही G20 का नेतृत्व तो भारत को मिला है और यशस्वी तरीके से अगर G20 की पूरी समिट सफलता से समाप्त होती है तो मोदी जी को यश मिलना ही चाहिए। क्यों ना मिले? किसको मिले? तो अपोजिशन को मिले, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। और जिस प्रकार से उन्होंने आयोजन किया है, पूरी दुनिया आश्चर्यजनक तरीके से देख रही है। किसी भी देश में G20 की सीरीज ऑफ मीटिंग्स को 4 या 5 शहर के बाहर नहीं ले जा पाए। हमने हर राज्य को मौका दिया है। इतने बड़े देश में कोई राज्य और कोई केंद्र शासित प्रदेश छूटा नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और कितनी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए। और आज समग्र भारत की विविधता का, अलग अलग हमारी संस्कृतियों का, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का मैसेज लेकर पूरी दुनिया वापिस जाएगी। बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है हर चीज जो है वो गाजे बाजे के साथ किया जाता है। G20 भी वैसे ही किया जा रहा है। कंटेंट अगर हो या ना हो, लेकिन उसको प्रोजेक्शन, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। देखिए, मार्केटिंग का बेसिक सिद्धांत है, प्रोडक्ट अच्छी हो तो ही लॉन्ग टर्म में मार्केटिंग सफल होती है। ये आपने वही गुजराती वाली बात कही। बेसिक सिद्धांत है। और अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो उसको गाजे बाजे के साथ मार्केट करना ही चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरव के साथ देश और दुनिया के सामने न रखे? 75 साल के अंदर भारत को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, सिर्फ प्रयास नहीं, सफलता भी मिली है, उसको गौरव के सामने देश और दुनिया, गौरव के साथ देश और दुनिया के सामने रखना चाहिए। और मैं मानता हूं ये प्रधानमंत्री जी का सिर्फ गौरव नहीं हो रहा है, पूरे भारत का हो रहा है। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो इट इज राइटिंग अ री इमेजिन्ड हिस्ट्री। मतलब करंट जो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हिस्ट्री को भी रीराइट कर रहा है। कश्मीर को लेकर कहा जाता था और इट्स सेड अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो कि आप जो हैं वो यू आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट विच यू वांट टू इरेज अ सर्टन पास्ट, कि मुगलों को इरेज कर देते हैं, जो नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन है उसे इरेज किया जा रहा है। 370 के रेफरेंस में कहती है, सिर्फ 370 नहीं तो नेहरू जी के कारण 370 ही आया। तो हमारा तो एजेंडा है 1950 से डाला, तब से है कि नहीं होना चाहिए था, इससे देश का नुकसान हुआ है और अब ये सिद्ध भी हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे 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 समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। और बाकी राज्यों में जो हो रहा है वहां पर भी आप जैसे कह रहे हैं कि रीनेमिंग ऑफ सिटीज, आपने लखनऊ को रीनेम करना है, हर चीज, मतलब जो मुगलों का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हटा दीजिए, नेहरू परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है उन्हें कंट्रीब्यूशन कोई नहीं हटाना चाहिए, ना हम भी हटाना चाहते हैं, परंतु इस देश की परंपरा को अगर कोई स्थापित करना चाहते तो इसमें किसी की आपत्ति नहीं। और जो रीनेमिंग ऑफ सिटीज की बात चल रही है, देखिए, एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम न हो और बदला है। इसको हमने बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं और हर सरकार का विधायी अधिकार है। जी,
2024 को लेकर आप समझते हैं क्या आप ऑलरेडी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के लिए क्या मुद्दा होगा बीजेपी के लिए, क्या मैसेजिंग होगा? देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने, देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास, सफलपूर्वक इसकी स्वीकृति आई है और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। और ढेर सारी सिद्धियां, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तय की है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने, इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर इनमें सफलतापूर्वक प्रयास किया है। भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% ये 8 साल के अंदर कम करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे लेकर 8000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। मैं तो अभी त्रिपुरा में घूम रहा हूं। आज भी एक मैं बहुत गरीब घर के अंदर भोजन करने के लिए गया था। उसने उसका टॉयलेट भी बताया, गैस का सिलेंडर भी बताया, घर में बिजली भी बताई और नल से आता हुआ पानी भी बताया और आयुष्मान भारत का कार्ड भी बताया। लाभार्थी स्कीम तो ये गरीब के घर में पहुंचा है सारा। और बाहरी धान का बड़ा प्लास्टिक का बोरा पड़ा था। मैंने कहा माई क्या करोगी, धान को धीरे धीरे यूज करोगी? कि ना, अब तो फ्री चावल मिलता है, इसको हम बेच लेंगे। सरकार धान खरीदती भी है, भाजपा की सरकार, इसको हम बेच देंगे और हमारा खाने का अनाज तो चावल तो मोदी जी भेज रहे हैं। उससे फिर तेल और सब्जियां खरीदेंगे। इससे तेल, सब्जियां, बाकी जीवन जरूरियात की चीजें उसके जीवन को वो अपग्रेड करेंगे। इसके घर में लगभग मैंने ऐसा पूछा नहीं, पर प्लास्टर वाले घर की चमक थी, अभी कलर भी नहीं लगा था। घर में प्लास्टर हो चुका है, इसको गौरव था। जी। तो ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन की राजनीति, ये आप पिछले 8 साल और अब 2 साल, लेकिन क्या आप 2024 में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन किसे मानते हैं? कांग्रेस लेड बाय राहुल गांधी? ये तो देश की जनता ने तय करना है। अभी तो किसी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का लेबल जनता ने लोकसभा में नहीं दिया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ तो अब राहुल गांधी ही खड़े होंगे, क्योंकि ममता जी वगैरह तो देखिए ना, 3 राज्यों में चुनाव है, कितना असर होता है। राहुल गांधी तो आए नहीं कैंपेन करने के लिए, त्रिपुरा तो नहीं। वो आना ना आना उनकी फुर्सत का सवाल है, परंतु परिणाम तो आना चाहिए ना। देखिए ना क्या आता है अभी काउंटिंग के दिन। लेकिन कांग्रेस 3 राज्यों में है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तीनों पुराने कांग्रेस के राज्य हैं। जी, कितनी मजबूती मिलती है देखते हैं परिणाम में। पर वो अब गठबंधन के साथ इलेक्शन, गठबंधन में भी तो मिलेगी। सीट शेयरिंग किया उन्होंने। हाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी काफी रैटल हो गई है, डर गई है कि राहुल गांधी का इमेज चेंज हो गया है। चलिए, वो उनका एक विचार है। मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की बातों को देश की जनता सही मानती है। जब आप होम मिनिस्टर बने थे, आपका क्या गोल था और आप उसको अचीव करने में
किस हद तक कामयाब रहे हैं? इस प्रकार से सिमट कर कहना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, परंतु मैं इतना निश्चित मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई है, वो नीतियों ने भारत को विश्व के फलक पर पहुंचाने का काम किया है। भारत के अंदर ढेर सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति एक ही काम ऐसा है जो 50 साल तक भारत को पे करेगा, भारत की नई पीढ़ी बनाएगा, भारत के विचारों वाली नई पीढ़ी बनेगी जो आने वाले दिनों में पूरे विश्व के अंदर चकाचौंध करने वाली सफलता लेकर आएगी। मैंने नई शिक्षा नीति के मसौदे को बहुत बारीकी से पढ़ा है, बहुत बारीकी से। और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं। हर बार जब शिक्षा नीति आती है इसका बहुत विरोध होता है, क्योंकि ढेर सारी कमियों को लोग ढूंढ कर निकाल देते हैं। ये शिक्षा नीति का किसी ने विरोध नहीं किया है। क्या पढ़ा ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। शिक्षाविद तो पढ़ते ही है और बेबाकी से अपने विचार भी रखते हैं जी, परंतु इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत भी हो रही और सार्वत्रिक इसका स्वागत हो रहा है जी। मैं तो कई जगह इसके सेमिनार में भी गया हूं। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर आपके क्या आप व्हाट वर योर गोल्स? जैसे आपने 370 वाला किया, आपने आर्टिकल 370 वाज प्राइम आपके उसमें, तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा नक्सलवाद को खत्म करना क्या था? 3 हॉटस्पॉट वाले डे थी इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से। मोदी जी के 9 साल के शासन में तीनों जगह पर शांति प्रस्तापित होने लगी है। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हमने सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है। मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहां पर हमें सामान्य स्थिति बनाने में, बहाल करने में फायदा होगा। 20 साल के बाद पहली बार हताहत होने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मियों का योग 100 के नीचे आया है 20 साल के बाद, और 1/3 जिले रह गए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म से रिलेटेड सभी प्रकार के आंकड़े, जब से टेररिज्म शुरू हुआ तब से लेकर आज तक सबसे अच्छी स्थिति में। करोड़ों जा रहे हैं, सुरक्षा से यात्रा कर कर वापिस आ रहे, टूरिस्ट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बाय एयर पैसेंजर कभी नहीं गए थे जितने अभी गए हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और नॉर्थ ईस्ट में आप देख ही रही है। खालिस्तान जो मूवमेंट है, उसके जो टेररिस्ट हैं बाहर से उनको समर्थन दे रहे हैं। इंटरनली इंडिया में भी जैसे चंडीगढ़ में भी कुछ लोग निकले थे बाहर। वायलेंस बढ़ता जा रहा है, खालिस्तान जैसे वर्ड फिर से इस्तेमाल होने लग गए हैं। देखिए, ये सालों से होता है, हम इस पर गंभीरता से वॉच बनाए रखे हुए हैं। पंजाब सरकार से भी हमारी चर्चाएं होती है, सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मुझे विश्वास है कि हम इसको पनपने नहीं देंगे। क्या हम कनाडा, यूके इन सब से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उनसे बात कर रहे हैं हम? देखिए स्मिता जी, इस प्रकार की बातों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना न नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, न गृह मंत्री के लिए अच्छा है। जी, वो मैं समझती हूँ, लेकिन लोगों को डर जरूर लगता है कि फिर से 80 का दशक फिर से। हमारी क्रेडिबिलिटी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। जी, आप राउंड अप अगर हम करें कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में हम लोग जब आपकी सरकार आई 2014 से और अब तक सबसे एक खास उपलब्धि आप कौन सी मानेंगे? कहा ना, तीनों थिएटर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है जी। 8000 से ज्यादा इंसर्जेंसी ग्रुप के लोगों ने नॉर्थ ईस्ट अकेले में हथियार डाले हैं। ये आंकड़ा 22 साल के बाद 100 से कम हुआ है। जिले बहुत सारे मुक्त कर दिए गए। यहां से अपसफा 60% से ज्यादा क्षेत्र के अंदर उठा लिया गया है नॉर्थ ईस्ट में से। यही बताता है कि स्थिति अच्छी है। करोड़ों यात्री, टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर कर कर, दर्शन कर कर अमरनाथ का और वैष्णो देवी का सफलता से आनंद के साथ वापस। जम्मू कश्मीर में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा, आपने ये वादा किया था कि नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था, एक चुनाव के बाद आएगा, और जम्मू कश्मीर के चुनाव। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी
आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाव नहीं हो रहे, इतने सालों साल चुनाव नहीं हो रहे, एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन वो हो नहीं रहा है, पर बुलडोजर चलने लग गए हैं, आर्बिट्ररी हो रहा है। देखिए, अगर मनमाने तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात, जहां तक चुनाव का सवाल है, उनको कभी क्यों पंच, सरपंच, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव की याद नहीं आती है? वो हमारे ही शासन में हुए हैं। 70 साल से आप लोगों ने नहीं करे थे। 3 परिवार अपना कब्जा बनाकर जम्मू कश्मीर में बैठे थे, और आज ये सारे चिल्ला रहे हैं। एक भी जगह घटना होने के बाद में फारूक साहब कश्मीर से इंग्लैंड चले गए। किसके समय में टेररिज्म बढ़ा? किसने बढ़ने दिया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। महबूबा जी तो कह रही हैं कि बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर में पैलेस्टाइन को छोड़िए अफगानिस्तान बना दिया है। चलिए, आप बहुत सीरियसली ले रही उनको। लेना तो पड़ेगा ना सर, वो है जी, तो जी। वो, मगर वास्तविक स्थिति का आकलन कर सीरियसली लेना चाहिए। पर वो आजकल तो वही है, अभी तक तो कोई नेता उभरे नहीं है। अभी भी उमर अब्दुल्ला है और महबूबा है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, वो तो है ही जी, एक बार रहना ही पड़ता है। जी, अच्छा, धन्यवाद अमित शाह जी, आपको ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। अभी सालों से एक पूरा साल आपका चुनाव प्रचार में लग चुनाव जाएगा। अब परिणाम आए तब देख लेना। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत यशस्वी होकर चुनाव में बाहर आएगी, और आगे वाले 23 में चुनाव जो आ रहे हैं वहीं भी हमारे चारों राज्य अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। मीडिया को अगर आप देखें तो वो तो कह रहे हैं कि नेक टू नेक चल रहा है त्रिपुरा में। चलिए, मुझे लगता है जो मैंने बताया, हर बार मीडिया हमारे साथ शुरुआत तो नेक टू नेक ही करता है। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद।